हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो करियर टॉक में और मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है मिस्टर के.एल. मेहता, हु इज अ डेप्यूटी जनरल मैनेजर इन सिंडिकेट बैंक। हेलो सर, आई वेलकम यू ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी। आज हम दोस्तों बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ इन बैंकिंग के बारे में। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हेन अ पर्सन शुड स्टार्ट फॉर दिस जॉब, थिंक अबाउट दिस जॉब कि अब वो इस जॉब में आ सकता है, एंड व्हाट शुड बी हिज प्रिपरेशंस। As a officer, the entry level पे it is a scale 1 posting and normal बैंक के अंदर scale 1 से लेके scale 7 तक highest posting रहती है जी। और एंट्री लेवल स्केल 1 की आजकल क्योंकि बैंकों के अंदर अधिकारियों की काफ़ी आवश्यकता है, उसको देखते हुए काफ़ी व्यापक संभावनाएं हैं इस एंट्री लेवल पे एंट्री करने के लिए। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अर्लियर बैंकिंग में इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, बैंक्स में भी इतना कंपटीशन नहीं था, क्लाइंट्स बनाने हैं, इतना रश नहीं हुआ करता था। आजकल देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन इन बैंकिंग एंड इन बैंकिंग जॉब आल्सो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पहले जो बैंकिंग का महत्व था वो इतना लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। आज हम सभी महसूस करते हैं कि बैंकिंग हर इंसान की दैनिक जीवन की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को देखते हुए सभी लोगों को बैंकों ने जोड़ना है और उस जोड़ने के साथ साथ बैंकों के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिक्रूटमेंट इत्यादि की, वो भी बहुत व्यापक हो गई हैं और साथ में इतने नए नए आयाम खुले हैं बैंकिंग के। जो पहले एक ट्रेडिशनल बैंकिंग रह जाती थी, उस ट्रेडिशनल बैंकिंग के साथ साथ इतने उत्पाद और जुड़े हैं, इतनी सेवाएं और जुड़ी हैं, जिसको देखते हुए बैंकिंग का भविष्य, बैंकिंग का वर्तमान बहुत सुंदर और सुखमयी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इससे जुड़ने की और इवन रिक्रूटमेंट के तौर पर भी व्यापक संभावनाएं हैं। जी सर, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए और प्राइवेट बैंक्स के लिए, हाउ मच डिफरेंट एंड डिफिकल्ट इट इज़ टू अप्लाई इन बैंक्स? व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर दैट? बेसिकली अगर देखें तो ऑफिसर कैडर के लिए ग्रेजुएशन विद सम कट ऑफ इज़ ऑलवेज देयर, उसकी आवश्यकता रहती है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, दोनों में एंट्री लेवल के ऊपर बेसिकली ग्रेजुएशन रहती है। और व्यापक संभावनाओं को देखते हुए अगर हम थोड़ा सा उस बारे में अपना रुझान रखते हैं और बैंकिंग में किस तरह की हमारी टैलेंट की आवश्यकता रहती है, उसको अगर ध्यान में रखें तो बैंकिंग में एंट्री कतई डिफ़िकल्ट नहीं है। जी सर, हम ये बात करते हैं मॉनेटरी लेवल पे आते हैं, बिकॉज मॉनेटरी लेवल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि कैसे मॉनेटरी लेवल पर ये किस तरह की पे स्केल्स हैं इसमें? इज इट रियली वेरी रिलायबल एंड वेरी ट्रस्टवर्दी प्रोफेशन टू गेट इनटू? डेफिनेटली यह एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बहुत सम्मानजनक है और पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है। हर बैंक की वेबसाइट की, रिजर्व बैंक की वेबसाइट की, सब के ऊपर जो पे स्केल्स दिए जाते हैं और उसके अनुरूप क्या सैलरी इत्यादि बनती है, क्या पर्क्स इत्यादि हैं, सबका पूर्ण रूपेण व्याख्या रहती है। और किसी प्रकार का, मैं तो ये कहूँगा कि बैंकिंग के अंदर ऐसा कहीं नहीं है कि भाई इवन इन ए प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो जो शुरुआती तौर पे कमिटमेंट्स रहती हैं वो सभी पूर्ण रूपेण से पूरी की जाती हैं। जी सर, इसमें आने के लिए क्या कोई एज बार है कि ऐसा हो सकता है किसी की एज निकल गया वो फिर भी आना चाहता है? क्या कुछ एज लिमिट, एज बार है इसमें? बिल्कुल, इसमें एज कंसिडरेशन जो हैं विशेष तौर पर एंट्री लेवल पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उसी अनुरूप रहती हैं। और इसमें जो SC STs और महिलाएं इत्यादि हैं उन सब के लिए आरक्षण और एज की जो रिलैक्सेशन भारत सरकार ने बताई गई हैं वो सभी इसमें उपलब्ध रहती हैं। ओके, तो दैट मीन्स एक बार एज निकल गई तो नो चांसेस? इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई चांस नहीं है, बट कुछ बैंक्स किसी स्टेज के बाद एज एन एक्सपर्ट अगर आप में कुछ विशेष योग्यताएं हैं उनको भी रिक्रूट करते हैं, बट दैट इज एट मिडिल लेवल के ऊपर या उससे हायर लेवल के ऊपर रहती है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बैंकिंग में है अगर उनको फर्दर अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना है, किसी और में जाना है, दे यूजुअली प्रेफर सिविल सर्विसेज। कुछ लोग ट्राई करते हैं, बट अगर हम किसी और प्रोफेशन में वी वांट टू स्विच इनटू दिस प्रोफेशन, इज इट इजी और इज इट रियली यू वुड प्रेफर कि वो उसको शिफ्टिंग करनी चाहिए अपने उस प्रोफेशन से बैंकिंग? देखिए, जहाँ तक दूसरे प्रोफेशन से बैंकिंग का ताल्लुक है, मैं कहूँगा कि बैंकिंग के अंदर व्यापक संभावनाओं को देखते हुए, इंटरनल प्रमोशन इत्यादि को देखते हुए और जो सेटिस्फेक्शन मिलती है
क्योंकि आपका संपर्क सीधे ग्राहक के साथ रहता है जी। और जिनका रुझान ग्राहकों के साथ इंटरेक्शन करके जीवन में आगे बढ़ने का है, उनके लिए डेफिनेटली बैंकिंग बहुत अच्छा कैरियर है। बट एक ज़माना था जब बैंकिंग के पे स्किल्स इत्यादि पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर के थे, वो बहुत लुभावने थे। आज की तारीख में थोड़ी सी संभावनाएं ज़रूर बन रही हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर और इवन सिविल जो सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरीज को देखते हुए बैंकर्स में थोड़ा सा अपेक्षा। जी, आजकल यंगस्टर्स के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है बैंकिंग में आना? बहुत बड़ा माना जाता है, ओ बैंकिंग में हो गई, ओ वाओ, ऐसा क्यों है? मतलब पहले इतना डिफिकल्ट नहीं था, अब इतना कंपटीशन क्यों बढ़ गया? देखिए, जहाँ तक रोजगार का अगर हम टोटल माहौल देखें तो हमारे बेरोजगारी एक समस्या भारतवर्ष के लिए बनी हुई है। बैंकिंग के अंदर एज सच इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना मैं आपके बातों से अगर कुछ अंदाज़ा लगाऊं। केवल उसमें रुझान और शुरुआती तौर पे जो अपेक्षाएं रहती हैं उसके ऊपर अगर हम भरपूर तैयारी करें, मेहनत करें, तो बैंकिंग के अंदर एंट्री इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ओके, सो किस किस तरह की फैसिलिटीज़ बैंक में अब आई हैं जो पहले से फ्रॉम 15 ईयर्स बैक जो नहीं थी और अब इतना चेंज आया? कुछ चेंजेस के बारे में बताइए बैंकिंग। जहाँ तक बैंकिंग का ताल्लुक है, पहले बेसिकली बैंकिंग का एक जो मुख्य मुद्दा माना जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड जस्ट लेंडिंग इट टू द पब्लिक और टू द नीडीज़। ये केवल ट्रेडिशनल बैंक्स के और जो बैंकिंग एक्ट के अंदर जो दिया हुआ है, ये दो परिभाषाएं रहती थी। उसके बाद जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद बैंकर के लिए भी आवश्यक हो गया, अगर उन्हें बने रहना है तो उन्हें अपनी सेवाओं को जनहित और जन अपेक्षाओं के अनुरूप ज़रूर बदलना होगा और ऐसे उत्पाद और ऐसी सर्विसेज मुहैया करवानी होगी। और उसके अनुरूप मुझे फ़ख्र महसूस होता है ये कहते हुए कि हमारे भारतीय बैंकों ने अपने आप को इस अनुरूप बहुत बेहतर ढंग से ढाला है। इंडियन बैंक्स किस तरह से अलग हैं? कितने कंपटीशन में हैं इंटरनेशनल बैंक्स से? देखिए, एक ज़माना था जब इंटरनेशनल बैंकिंग और इंडियन बैंकिंग के अंदर जो प्रावधान थे उनमें काफ़ी कुछ डिफरेंस था। बट जब से इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई है और उसके बाद जब से बैंकों के अंदर भी कुछ ऐसे नियम पर्टिकुलरली लैंडिंग को लेके और अपना रिस्क कवरेज इत्यादि को लेके जो बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए इंटरनेशनल बैंकिंग के माध्यम से, उसके अनुरूप अब हमारी भारतीय बैंकिंग जो है वो भी किसी रूप में इंटरनेशनल बैंकिंग से कम नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ अभी विगत कुछ समय में हमने देखा कि बहुत इवन अमेरिका के अंदर और देशों के अंदर भी कुछ बैंकर्स फेल हुए। हमारी बैंकिंग इतनी सुदृढ़ और सक्षम है कि हम उन सब चीज़ों के बावजूद भी अपना विश्वास और अपनी कार्यशैली बनाए हुए हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो जो फैसिलिटीज़ अभी लेटेस्ट आई हैं बैंकिंग में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो बहुत हेल्पफुल हैं? कितना हेल्प कर रही हैं कस्टमर्स को और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्मूथ वर्किंग में? देखिए, जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है और कस्टमर्स के अपेक्षाओं के अनुरूप देखें तो आज के ज़माने में जो हमारा इंटरनेट बैंकिंग है, एसएमएस बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, जो कि आज की दैनिक आवश्यकता भी बनती जा रही है, उसके अनुरूप बैंकों ने अपने आप को बखूबी ढाला है। बैंकों का जो आईटी सीबीएस जो है, दैट इज़ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सभी बैंक बाय एंड लार्ज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस पे हैं। और कुछ अगर हमारे आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स जहाँ सभी ब्रांचें उनकी सीबीएस से लिंक नहीं हुई हैं, वो भी निकट भविष्य में लिंक हो जाएंगी। उसके बाद ये जितना भी आज की अपेक्षा है आईटी के सापेक्ष में, वो सब हमारे भारतीय बैंक पूरा करने में समर्थ हैं। जी, मैं आपसे फैसिलिटीज़ से ही रिलेटेड एक बात करूंगी। यूँ तो जितनी भी फैसिलिटीज़ स्टार्ट की हैं बैंक में, अभी भी कुछ फ़र्क आता है रूरल और अर्बन एरिया के लोगों में? अर्बन एरिया के लोग जल्दी समझ जाते हैं कि बैंक कहना क्या चाहता है, लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट्स यूज़ इट, और रूरल एरिया का अभी भी अवेयर नहीं होता, डर के हमारे आधी चीज़ें तो वो यूज़ नहीं कर पाता, पता नहीं इसमें क्या निकलेगा। क्यों ये इतनी अभी स्टिल अनअवेयरनेस अभी तक क्यों फैली हुई है? इज़ इट कि बैंक पूरी तरह समझा नहीं पा रहा या गवर्नमेंट समझा नहीं पा रही? देखिए, इसमें अभी सभी जुड़े हुए लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। उसकी वजह यह है कि अब सारी हमारी सेवाएं, सारे हमारे उत्पाद जो हैं वो टेक सावी हैं, हाईटेक हैं। हाईटेक के लिए हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर कुछ तो सुविधाएं ना होने से, जागरूकता ना होने से, उसकी वजह हो सकती है कि कहीं कहीं हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। बट सभी बैंक भी प्रयासरत हैं और जो जुड़े हुए विभाग हैं
सभी इस दिशा में प्रयासरत हैं और हमें पूर्ण आशा है कि निकट भविष्य में इवन हमारे ग्रामीण अंचल के लोग भी जो हैं बैंकिंग का जितना भी, चाहे वो इवन आरटीजीएस फैसिलिटीज़ हैं, एनईएफटी फैसिलिटीज़ हैं, रेमिटेंस की फैसिलिटीज़ हैं, या मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं या इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, सभी वो लोग भी इसका बखूबी जानकारी भी रखेंगे और इसका लाभ भी उठा पाएंगे। जी सर। सर यहाँ से मैं पूछूंगी आपसे कि कितनी सेफ़ हैं ये फैसिलिटीज़, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। प्लीज़ व्यूअर्स को इतना बताइए कि जो भी फैसिलिटीज़ बैंक लॉन्च करता है सेफ़ हैं, डरिए मत, इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए है। देखिए, जहाँ तक बैंकिंग का ताल्लुक है, बैंकिंग बेसिकली पब्लिक मनी की एक कस्टोडियन है, एक ट्रस्ट है और पब्लिक के प्रति बैंक की जिम्मेदारी भी है। तो उस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए बैंक ने इतने चेक्स एंड बैलेंसेस अपनी सेवाओं के लिए किए हैं कि जिसमें सामान्य तौर पर एक डेंट लगाना इतना आसान नहीं है, बट फिर भी कहीं कहीं अगर कुछ इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं तो उसी अनुरूप बैंक अपने आप को और पुख्ता करते हुए अपनी सेवाओं को और अपने कस्टमर तक कि उनको किसी प्रकार की बैंक के सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स की वजह से नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करने का आज हर बैंक प्रयास कर रहा है। इवन जो इंटरनेट के माध्यम से भी अगर कहीं दिक्कतें आई हैं तो हमारे कानून और हमारा R&D विंग और इवन रिजर्व बैंक की तरफ से दिशा निर्देश इत्यादि भी ऐसे हैं कि हम उन अपने लूप होल्स को और प्लग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि हमारा कस्टमर जो भी हमसे जुड़े उसे किसी प्रकार का भी खामियाजा ना उठाना पड़े, और अगर कहीं है तो उसकी भरपाई तुरंत बैंक द्वारा की जाए। और बैंक्स में अगर हम देखें जो फ्रॉड्स इत्यादि का है कंपैरेटिव काफ़ी कमी आई है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम्स अपने आप में चेक्स एंड बैलेंसेस लिए हुए हैं। जी, ये जो डर आया था कस्टमर्स के अंदर, ये किस वजह से आया था? कुछ फैसिलिटीज़ को लेके सडनली कुछ फैसिलिटीज, शायद इंटरनेट बैंकिंग है जिसके बारे में लोग बहुत डरते हैं यूज़ करने में, आखिर वजह क्या है उसकी? देखिए, जहाँ तक इंटरनेट बैंकिंग से डरने का ताल्लुक है, मैं ज़रूर कहूँगा कि इधर उधर अगर कहीं किसी प्रकार के अपराध हुए हैं उससे हमें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतीय बैंकर्स ने विशेष तौर पर इस दिशा में जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप अपने चेक्स एंड बैलेंसेस को काफ़ी पुख्ता किया है। किसी प्रकार की कोई डर की आवश्यकता नहीं है। और अभी जो हमारा जो पासवर्ड इत्यादि का जो सिस्टम था उस प्रणाली के अंदर भी हम परिवर्तन ला रहे हैं ताकि कहीं अगर कुछ हुआ है वो भी भविष्य में रिपीट ना हो पाए। और इसमें पहले हम लोग केवल सिग्नेचर्स इत्यादि या थंब इम्प्रेशन चलते थे, अभी उसमें थंब इम्प्रेशन का जो है उसका भी लेके जिसे बाई टेक्नोलॉजी इज देयर, उसके अनुरूप जो है ना उसका डबल चेकिंग जो है वो भी रहेगी। ग्रेट, so that means it's completely safe. So viewers, please go for it. It's a very safe facilities बैंक जो भी बैंक लॉन्च कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अपग्रेडेशन से रिगार्डिंग आपसे बात करूँगी। बैंक्स टाइम टू टाइम अपडेट होते जा रहे हैं और अपडेट होते हैं तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक के ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ को अपग्रेड करना। तो कितनी डिफ़िकल्टीज आती है अपग्रेड करने में? अब जो कोई इंसान रिटायर होने वाला है, ही इज़ गोना गेट रिटायर्ड इन जस्ट 5 or 6 months, तो वो सीखने में उतना रुझान अपना नहीं दिखाएगा, बट फिर भी सीखना तो पड़ता है। व्हाट यू वांट टू से, हाउ यू अपग्रेड देम? देखिए, ये एक इंसानी फितरत या मानसिकता रहती है कि कभी भी कोई नया परिवर्तन अगर आए उसमें थोड़ा सा जागरूकता पैदा करने के लिए और उस और रुझान बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे बैंक में पहले कंप्यूटराइजेशन नहीं थी, जब हमने कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए तो थोड़ा बहुत उसका प्रतिक्रिया ज़रूर रही। उसके बाद आज हमारी ये दैनिक दिनचर्या का जो है बिल्कुल अंग बन चुका है। और अब बैंक्स के जो हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं और इवन एक्सटर्नल भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। तो इस तरह की विशेष समस्या कहीं देखने को नहीं मिल रही है। जी, तो ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है आफ्टर उनकी, जब एक बार उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है या ट्रेनिंग के बाद उनकी अपॉइंटमेंट डिसाइड की जाती है? देखिए, आज क्योंकि माहौल बदल रहा है, पहले तो रिक्रूटमेंट के समय ही बैंक अपने वेबसाइट्स के माध्यम से, अपने अन्य मीडिया के माध्यम से लोगों को ये ज़रूर बताते हैं कि हमारे बैंक का इतिहास क्या है और वर्तमान क्या है और भविष्य के अंदर हमारी सोच क्या है।
उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट के बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हर बैंक के अंदर रहता है। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी और बाद में रीओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रहते हैं, जहां हम अपने प्रायोरिटीज़ को, अपने कंसर्न्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को उसमें अवेकनिंग पैदा करने के लिए उनके प्रोग्राम करते रहते हैं। और प्रोग्राम जो हैं वो हमारे विभिन्न मॉड्यूल्स हैं। अगर शाखा स्तर पर अपडेट करना है उसके विभिन्न प्रोग्राम्स हैं, और एक एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम डिफरेंट होते हैं। लाइकवाइज इवन एक्सटर्नल, और आज तो यहाँ भी हो गया है कि हम अपने सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को विदेश भेजकर भी उनके वहाँ की बैंकिंग प्रणाली को देखते हुए अपने अंदर बदलाव लाने की जहाँ जहाँ गुंजाइश है ज़रूर सुनिश्चित करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ बताइए कि अभी भी कितना इंडिया का जो सच है, एग्जैक्ट जो डीप सच है, वो रूरल से जुड़ा है? कितना फ़र्क है अभी भी रूरल और अर्बन बैंकिंग में? इसमें कोई दो राय नहीं कि रूरल इकोनॉमी जो हमारे इकोनॉमी की बेस है और अर्बन इकोनॉमी के अंदर बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है। हमारा अर्बन का कस्टमर जो है उसके पास ये सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, उसकी अवेयरनेस लेवल भी बहुत बेहतर है, और रूरल इकोनॉमी काफ़ी हद तक हमारी अभी भी ट्रेडिशनल बनी हुई है। इस चीज़ के बावजूद के बैंक्स भी अपने विभिन्न एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से और अन्य विभिन्न मीडिया के माध्यम से बैंक लोगों को जागरूकता देने का प्रयास कर रहा है। और अभी भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए ये नहीं है कि केवल जो है हम लोगों को बैंक में खाता जोड़ दें, उनमें एक फाइनेंशियल अवेयरनेस भी रहे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स इत्यादि भी लगाए जा रहे हैं, लिटरेसी सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। उनके माध्यम से ग्रामीण अंचल में विशेष तौर पर जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है उनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। सो इज इट अ प्रॉपर रेशियो बिटवीन मैन एंड वुमेन इन बैंकिंग जॉब्स? एज सच देखिए, रेशो तो जो भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं उसी के अनुरूप सारे बैंकर सुनिश्चित कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इवन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बैंकों के अंदर रिक्रूटमेंट व्यापक स्तर पर हो रही है, व्यापक संभावनाएं हैं, और किसी प्रकार का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन रिक्रूटमेंट में और आगे प्रमोशन इत्यादि में नहीं किया जाता। रादर उनके लिए एक बड़ा सम्मानजनक पेशा है। Same is the case in rural areas, right? Same is the case in the rural area also. बहुत से हमारे रूरल एरिया से हमारे women folk जो हैं they have joined the banking, और उन लोगों में से काफ़ी लोगों को रूरल एरिया के अंदर पोस्टिंग भी मिल रही है। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को क्विक नोट में एक मैसेज दे दीजिए जिन्होंने इस प्रोफेशन में आना है या जो सोच रहे हैं थोड़े बहुत डाउट थे क्लियर हो जाएं। भारतीय बैंकिंग अपने आप में विकास की और तीव्र गति से बढ़ रही है जी। विकास की व्यापक संभावनाएं हैं बैंकिंग के लिए भी, और उसी अनुरूप जो हमारे बैंकिंग को अपना सेवा के रूप में जो हमारे कर्मचारी सहयोगी रहेंगे उनके लिए भी व्यापक संभावनाएं, ना केवल एंट्री लेवल पे, सीनियर लेवल पर भी काफ़ी व्यापक संभावनाएं हैं। यह बहुत सम्मानजनक पेशा है और मैं इसका बहुत आगे सुखद भविष्य देख रहा हूँ। Thank you so much sir for such a wonderful information for being on our show. So friends, this is all about career talk for this week. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you sir. Thank you very much.